आज से हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि इतिहास का। दूसरा चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किससे रिलेटेड है? तो पहला चैप्टर आपने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, तो ये हड़प्पा सभ्यता का ही अंश है, हड़प्पा सभ्यता का ही भाग है। वहाँ के बारे में आपने पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता कैसे आया, किस प्रकार से विकास हुआ हड़प्पा सभ्यता के, वहाँ के लोग किस प्रकार थे, मतलब प्रकार के थे, वहाँ की संस्कृति किस प्रकार के थे। अब हम जानेंगे वहाँ के राजा, किसान, नगर, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक, वहाँ की शुरुआती अर्थव्यवस्था किस प्रकार था, और जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो उस समय अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी, सब के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। और इस चैप्टर भी हड़प्पा सभ्यता का अंश है, बताए ना, उसी का भाग है और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आता रहता है। तो इसलिए आप चैप्टर को पूरा का पूरा आप ज़रूर देखिएगा, ताकि क्वेश्चंस जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे या सब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वह क्वेश्चन तुरंत मतलब कि देखेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, जैसे कि आपने पहला चैप्टर पढ़े थे उसका तो क्वेश्चन देखे तो तुरंत पूरा का पूरा बन रहा था। ठीक, तो इसी तरह आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तभी हो पाएगा। तो इसलिए वीडियो लंबा है या छोटा है इस पर मत जाइए। ठीक, कैसा भी वीडियो चाहे 5 घंटा का रहे या 2 घंटा का रहे या आधे घंटा का रहे या 10 मिनट का रहे, पर वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखिए। आप रेगुलर बने रहिए, कम से कम 5 दिन पढ़िएगा ध्यान से, अब ईमानदारी से पढ़िएगा तब ना मन लगेगा। ऐसे में हिस्ट्री आप चाहिएगा हम खेलते खेलते पढ़ ले, ऐसा नहीं है। ठीक, आप लोग 12th में है, अब 9th और 10th वाला ये आप नहीं है, मतलब 9th 10th वाला आप समय नहीं है, 9th 10th में आप है नहीं, ये 12th है। तो 12th को आपको 12th के हिसाब से पढ़ना ही होगा। ठीक, तो हमने क्या बोला था, राजा, किसान और नगर, इस पर बात करेंगे। तो इससे पहले मैं धीरज आपको अपना यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी 2 पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, अच्छा लगेगा तो बाकी आपके ऊपर। तो यहाँ पर देख लीजिए जो इसका चैप्टर हम बताएंगे, तो इस चैप्टर का राजा, किसान तथा मनका का नगर का है। तो 1 मिनट हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है। वहाँ का जो राज्य हुआ करता था आरंभिक राज्य और वहाँ की अर्थव्यवस्था है। ठीक, और जो कि क्या है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक है, ईसा पूर्व और ईस्वी। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ईस्वी और मतलब हम बताए थे, कुछ नोट में बताए थे कि ईस्वी किसको कहते हैं, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको BC कहते हैं। ईसा पूर्व को हिंदी में क्या कहते हैं, तो BC कहते, क्या कहते हैं, तो BC कहते हैं। BC का अर्थ है क्या, तो बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व के, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व, और ये ईसा के जन्म के समय। ठीक, तो आप ये मतलब कि BC बिफोर क्राइस्ट जो कि ईसा के जन्म से पूर्व, और एक है AD भी है। आपको नहीं होता तो कॉपी में नोट कर लीजिए, ये सब पॉइंट नॉलेज की बात है। एक होता है AD, A और D होता है। तो AD क्या है, तो इसको एनो डोमिनी कहते हैं, यह लैटिन शब्द से बना है। ठीक, तो इसका क्या होता है, मतलब कि इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जो जन्म है उस समय। ठीक, AD का अर्थ होता है। उसके बाद यहाँ पे हम CE और BC, CE और BC, और उसका BC का प्रयोग हमेशा, मतलब देखिए पहले CE का अर्थ होता है क्या है, कॉमन एरा। CE का अर्थ होता है कॉमन एरा, ये सब नॉलेज की बात है। उसका BC का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक, तो इन शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, तो विश्व के अधिकांश देशों में इन्हीं का भाषा का मतलब CE और क्या BC, यही दोनों भाषा का ये दोनों चीज़ है, ये विश्व में प्रयोग होता है, विश्व के अधिकांश देश में प्रयोग होता है। ठीक, तो ये चीज़ को आप याद रख लीजिए। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखना है, CA को कॉमन एरा भी कहा जाता है। और एक BP जो है इसका, जिसका है मतलब BP अर्थात बिफोर प्रेजेंट। ठीक, तो इसका मतलब कि अधिकतर पुस्तक समय या मतलब BCE के मतलब जितने भी मतलब ईसा पूर्व CE ये सब जितने हैं, तो आपको ये अधिकतर न तो मतलब गवर्नमेंट, आप जितने भी NCERT बुक पढ़ते हैं तो उसमें ईसा पूर्व, ईसा मतलब ये सब दिया हुआ है। लेकिन आपको जब इंग्लिश किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ईसा पूर्व नहीं रहेगा, BC AD CE यही करके मतलब रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ का आपको पता ही हो गया होगा। तो हम चैप्टर जो पढ़ेंगे वह चैप्टर का कुछ पहले भाग पढ़ेंगे, मतलब कि सारांश इसमें उस पार्ट का देखेंगे तो पूरा का पूरा सारांश आपको देखना ही पड़ेगा।
क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद, ठीक, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्ष पहले लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुआ। यही वह काल था जब सिंधु घाटी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोग ऋग्वेद का लेखन मतलब किया गया। जब हड़प्पा, देख लीजिए, उपमहाद्वीप, तो द्वीप पहले किसको कहते हैं, तो समुद्र के में छोटे छोटे स्थान पर, मतलब समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र है, उसके बीच में देख लीजिए एक द्वीप है, मतलब कि पत्थर का एक निकल गया द्वीप, एकदम नोखीरा रहेगा, तो उसको द्वीप कहते हैं, बड़े बड़े समुद्र पर। और उपमहाद्वीप मतलब उपमहाद्वीप मतलब बहुत बड़ा समुद्र है और उसमें बहुत मतलब छोटे छोटे द्वीप, छोटे बड़े बहुत सारे द्वीप, मतलब उसका समूह ही है, इसलिए उसको उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्ष के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के कुछ भाग पर वहाँ का जो लोग रहते थे सिंधु नदी के किनारे, वहाँ क्या क्या ऋग्वेद, जो अपना वेद है, 4 वेद है, उस वेद में से एक ऋग्वेद का लेखन किया। उत्तर भारत पठान और पठार और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियाँ की भी अस्तित्व में आए। और उत्तर भारत के कुछ दक्कन पठार, मतलब उत्तर भारत में जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, ये सब का उत्तर भारत के कुछ कुछ भाग हैं, उसमें क्या हुआ, दक्कन पठार का कुछ क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्र में कृषि जो किया वहाँ होता था, तो उस कृषि अस्तित्व में आया था, आपने पहला अध्याय में भी पढ़ा था। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिले हैं। वहाँ का जो चरवाहा बस्तियों का प्रमाण भी वहाँ मिले हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दियों के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शव का अंतिम संस्कार के नए तकनीकें भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया जाता था। देख लीजिए, आपने पहले पढ़े थे, जो वहाँ का शव, वहाँ का जो लाश हुआ करता था, वहाँ का जो संस्कृति के अनुसार उसको दफनाया जाता था, जो कि उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर उसको दफनाया जाता था। तो यहाँ पर सहस्राब्दी मतलब हजारों वर्ष का, ठीक, मतलब सहस्राब्दी में 1000 वर्ष होता है, तो 1000 वर्ष अर्थात उसके बीच में, ठीक, तो सहस्राब्दियों के मध्य अर्थात उसके बीच में जो दक्षिण भारत हुआ, दक्षिण भारत में जो वहाँ का जो सब आदमी जो मर जाता था, तो लाश था, तो वहाँ पर दक्षिण से जो उत्तर से दक्षिण जो दिशा में दफनाया जाता था, तो उसको वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का कल्चर कुछ चेंज किया गया, कुछ उसमें संस्कार के कुछ नए नए तकनीकें आए। और वहाँ का जो पत्थर है ना, जो मर जाने का महापाषाण नाम का जो पत्थर है, उस पत्थर को ढांचा बना दिया जाता था, तो वहाँ पर उस ढांचा बहुत मिला है। ठीक, और ये भी मिला कि वहाँ का जो लोहे हैं उसे उपकरण, वहाँ से हथियार भी बनाया जाता था। उसका तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देख लीजिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों और साम्राज्यों और रजबरों का विकास हुआ। ठीक, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिले हैं। शायद इसमें सबसे अधिक मुखर आरंभिक राज्यों और साम्राज्यों के रजबरे का विकास हुआ। वहाँ का जो स्थानीय रजबरे, ठीक, उसका भी विकास हुआ। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तकनीक से संचालित हो। मेरी आवाज़ के साथ एक बैक आवाज़ भी आता होगा, वो थोड़ा जाहिल क्या कहते हैं, गंवार उनका आता है, तो आपको उस पर मतलब ध्यान नहीं देना है। इसी के साथ साथ लगभग पूर्व उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार, देख लीजिए, हम किताब पढ़ाते हैं, क्वेश्चन ऐसे नहीं कराते जो कि शॉर्टकट पढ़ाते चले जाए। आपको किताब पढ़ना है तो हम किताब पढ़ाते हैं, तो उसको मेन टॉपिक पढ़ाते हैं, मेन पॉइंट को ही पढ़ाते हैं। ठीक, तो इसके इतिहासकार इस प्रकार का विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों एवं सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम मतलब कि सबके बारे में आगे ही पढ़ेंगे। यह एक क्या है, तो जो मतलब कि इतिहास का इस प्रकार के विकास और अभिलेख का और सिक्के का है, उसका अध्ययन करेंगे। तो ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वहाँ का मतलब क्या कि मतलब वहाँ का न्यू कल्चर, आर्थिक स्थिति और वहाँ का जो तरीके थे, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रिंसेप और प्रियदर्शी के बारे में जानेंगे। प्रिंसेप और प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है, तो देखिए, प्रिंसेप का अर्थ होता है राजकुमार, जो वहाँ का राजा होता था। प्रिंसेप मतलब कि राजकुमार, और प्रियदर्शी मतलब जो देखने में बहुत आकर्षित लगे, उसे प्रियदर्शी कहते हैं। ठीक,
देखिए इसमें भी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसेप और प्रियदर्शी, तो वहाँ पर जब भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 ईस्वी के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने बाहरी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। जब मतलब भारतीय उल्लेख का जो भारतीय उल्लेख है, तो ये इसका उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में, मतलब 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कब मतलब कि स्थापना हुआ था, तो 1600 ईस्वी में ना, या यहाँ पे 1600 ईस्वी में। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, मतलब कि जो वहाँ का जो राजकुमार था या राजा था जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने अपने मतलब कुछ वहाँ का जो भाषा था, लैंग्वेज है, उसको खरोष्टी लिपि मतलब कि उसका अर्थ निकाला। वहाँ का जो अभिलेख लिखा था तो खरोष्टी लिपि में उसका अर्थ निकाला था। अभी हड़प्पा सभ्यता का ऐसे बहुत सारे जो अभिलेख है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इन लिपियों का प्रयोग सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया था। जो इसका जो खरोष्टी लिपि में अर्थ निकाला था, जो कि उस पर सिक्के पर जो लिखा था या कहीं के जो दीवार पर स्तूप पर लिखा गया था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पीदसी मतलब बहुत आकर्षित के तरह लिखा गया था, यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा था, मतलब कुछ अभिलेख पर राजा का नाम भी लिखा रहता था और कुछ अभिलेख पर अशोक का नाम भी लिखा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लिखा होता था। उसका डिजाइन मतलब जो लिखा रहता था वह भी अलग स्टाइल में लिखा जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक है। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध है मतलब कि जो वहाँ का अशोक होता था वह सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। इस शोध से आरंभिक भारत और राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोप के विद्वानों और उपमहाद्वीपों पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं के लिए लिखे अभिलेख और ग्रंथों का प्रयोग किया गया। मतलब कि क्या है, तो आरंभिक भारत के जो इतिहास है उसमें बहुत सारे मतलब नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोप के जो विद्वान थे, तो वहाँ का जो राजवंश है, तो ये राजवंश ने जितने भी भाषा है उस भाषा का मतलब कि क्या किया, उसका पहले अध्ययन किया, उस अभिलेख को अध्ययन किया, उस ग्रंथ को पढ़ा, फिर उस भाषा को समझने की कोशिश किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों और उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। और 20वीं शताब्दी तक बहुत सारे ऐसा अभिलेख है उसको सही से पढ़ा जा सका और मतलब कि ग्रंथ को सही से पढ़ लिया, सही से समझ लिया गया। लेकिन अभी तक बहुत सारे अभिलेख है उसको नहीं पढ़ा जा सका है, जिसका एक सामान्य चित्र तैयार कर लिया गया। उपमहाद्वीप आपको बोले थे, समझाए थे, द्वीप जो छोटे छोटे जो समुद्र के बीच होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप मिलकर उपमहाद्वीप बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच कोई संबंध था। और उसके बाद मतलब कि खुद जो अभिलेख पढ़ा, तो उसके बाद वहाँ पे आप उसके बाद राजनीतिक इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश की और उसको छानबीन करने की कोशिश की और जानना कि क्या आर्थिक और सामाजिक के बीच मतलब कि दोनों के बीच आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या इस पे जो है इतिहास का जो हड़प्पा का उस पर असर था। शीघ्र ही या आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। ठीक, तो बाद में पता चलना संबंध तो थे पर ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा संबंध नहीं थे सीधे रूप से। उसके बाद यहाँ पर अभिलेख के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। याद रखिएगा, अभिलेख के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे और जानिए प्रारंभिक राज्य
और 16 जनपद, 16 जनपद क्या है? देखिए महाजनपद का अर्थ क्या है? तो किसी राज्य या प्रशासनिक सुविधा जो होता है जो है, तो महाजनपद राज्य है, ठीक। महाजनपद किसको कहते हैं? तो राज्य या प्रशासनिक सुविधा। तो उस समय 16 महाजनपद हुआ करता था। 16 महाजनपद मतलब राज्य बोल सकते हैं, जिनमें से 16 महाजनपद में एक महाजनपद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, मगध। मगध जो पटना के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ का प्रारंभिक अर्थात शुरुआती राज्य के बारे में जानते हैं। उसके बाद आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्य नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा गया है। मतलब आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे परिवर्तन हुआ, बहुत सारे परिवर्तन, जिसको परिवर्तन काल भी कहते हैं। मतलब कुछ उसको ढूंढा, कुछ खोजा, तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुआ। इस काल को प्रायः क्या कहते हैं? आरंभिक राज्य और नगरों, लोहे को बढ़ते प्रयोग और सिक्के के साथ विकास हुआ। इस काल में बौद्ध और जैन, इस काल में मतलब जो 6वीं शताब्दी है उसमें बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधारा का विकास हुआ। बौद्ध तथा जैन धर्म के बहुत विचारधारा आया। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों के महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। क्या? बौद्ध और जैन धर्म, ये दोनों के शुरुआती जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के में जो महाजनपद है उसके नाम से 16 राज्य के उल्लेख मिलते हैं। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों के एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। मतलब कि 16 जो ग्रंथ है जिनमें से वज्जी, देखिए 16 ग्रंथ हैं जिसमें से वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती ये सब जितने भी है ये सब महाजनपद हैं। इतना का जरूर बौद्ध और धर्म में मतलब कि देखने को मिलते हैं। यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में गिने जाते हैं। जितने भी ये जनपद हैं, ये जनपद जितने भी ये इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सब गिने जाते हैं। मतलब कि थोड़ा उतना 16 में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्या थे? तो मगध जनपद थे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। मतलब देखिए हर एक राज्य पर राजा का शासन होता था, जैसे हर एक राज्य का भी मुख्यमंत्री, इसी तरह हर एक राज्य पर राजा का शासन होता था। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन चलता था। जो वहाँ का गण होता था और वहाँ का जो संघ होता था, तो उसके नाम से जो जितने भी फेमस राज्य होते थे उसमें उतना लोगों में समूह का शासन कर चलता था। एक नहीं राजा हुआ करता था, 2-3 मतलब कि ग्रुप बाय ग्रुप हुआ करता था। इस समूह का प्रत्येक राजा कहलाता था और सभी जो होता था संघ होता था या गण होता था, मतलब समूह होता था, तो मतलब प्रत्येक राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन गणों से संबंधित थे। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध यही गणों से संबंधित हुआ करते थे। वज्र संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोत पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। और वज्जी संघ जैसे एक वज्जी संघ हुआ, ठीक। और वज्जी संघ जैसे राज्यों में क्या हुआ, एक राज्य है वज्जी बोले ना, ये महाजनपद है, महाजनपद में से एक वज्जी संघ है। तो 16 महाजनपद में वज्जी संघ, तो वज्जी संघ के भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर क्या हुआ करता था, राजा के गण का जो राजा का समूह हुआ करता था उस पर उसका नियंत्रण हुआ करते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह से लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी किया गया, जैसे बिहार की राजधानी पटना, तो मतलब प्रत्येक क्या है, महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी हुआ करता था, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था और उस किले से मतलब कि जो उसको बाउंड्री कर दिया जाता था। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता हुआ करती थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की और 6वीं शताब्दी में जो वहाँ ब्रह्मशास्त्र हैं उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की।
इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और इनमें राजा सहित और जनता के लिए उसमें नियम का भी बनाया गया और यह अपेक्षा की जाती है कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे और उसमें कुछ बनाया गया कि जो जितना भी राजा हुआ करेंगे वह उसके वंश से ही हुआ करेंगे। शासकों का काम किसानों और व्यापारियों और शिल्पकारों के कर और भेंट वसूल करना था। जितने भी राजा हुआ करता था या तो उसका काम था किसान मजदूरों से कर मतलब क्या किसको कहते हैं, जैसे कर के तौर पर पैसे लेना या उपज है जितना उसका आधा से अधिक ले लेना, ये सब कर हुआ करता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी रूप में कर लिया जाता था? तो भी जी बिल्कुल लिया जाता था। हमें इतना ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। और जब जो राज्य को देखता था कमज़ोर हो गया तो दूसरा राज्य या दूसरा क्या कहता था देश उस समय उसको आक्रमण कर देता था या दूसरा राजा उस पर आक्रमण करके उसका धन दौलत जितना था उस सबको लूट लेता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार किया, जिसके कारण कुछ राज्य ने अपनी सेना और नौकरशाही तैयार किया, बाकी सब राज्य अब सहायक सेना पर निर्भर करते थे और बाकी सब सेना उसका जो सहायक सेना थे उस पर अपने आप निर्भर करते थे, जिन्हें प्राकृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता है। जिसे जो सेना सब हुआ करता था जो सहायक सेना व कृषक वर्ग से आए, मतलब किसान अधिकतर हुआ करता था सेना में। ठीक, ये सब कुछ बात रहा। देखिए ये सब समझने में कुछ बात नहीं, आप सही से ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, अपने समझ में आएगा। ये इतिहास नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा ये बताइए। आप जानते हैं थोड़ा अभिलेख के बारे में। अभिलेख जो क्या है, पत्थरों पर जो बड़े बड़े मतलब कि राजा के बारे में या वहाँ के फेमस मतलब प्रसिद्ध जो व्यक्ति हुआ करते थे उसके बारे में अभिलेख लिखा जाता था। तो अभिलेख के बारे में जानते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर मतलब सतह पर खुदे होते थे। अभिलेख किसे कहते हैं? तो जो पत्थर या धातु मतलब कि कोई भी धातु जैसे बर्तन लेते हैं उस पर कुछ न कुछ लिखा रहता है, तो मिट्टी के बर्तन पे या कठोर या पत्थर जो भी होता है दीवार पे, ये सब कुछ अभिलेख लिखा हुआ करते थे। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियाँ, क्रियाकलाप और विचार लिखे होते थे, मतलब अर्थात बनवाते थे जिन इनमें राजाओं के क्रियाकलाप और मतलब क्रियाकलाप और तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता था। मतलब जो दान देते थे तो दान पर क्या करते थे, अधिकतर अभिलेख में पत्थर पे लिखा कर जो दान दिए थे सबका नाम लिखा जाता था, या राजा वहाँ का राजा के बारे में या कोई न्यूज़, जैसे अभी के समय जैसे नहीं होता है, जैसे न्यू फंड है, जैसे रोडें बना दिया तो रोड बनाता है तो मुखिया या विधायक का नाम या मंत्री का नाम लिख देता है। उसी समय मतलब कि ये सब कहाँ से चलता आ रहा है, तो ये सब हड़प्पा सभ्यता से ये सब चलता आ रहा। अब जो अब भी यहाँ हो रहा है, जो हड़प्पा सभ्यता में भी 400 ईसा पूर्व के समय में भी हुआ करता था। यानी अभिलेख एक प्रकार से अस्थायी प्रमाण होते थे। ठीक, जो अभिलेख हुआ करता जो अस्थायी हुआ करता था। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती थी। कई अभिलेखों में इनकी जो निर्माण है इनकी तिथि भी हुआ करता था। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। और जिन पर नहीं मतलब जो तिथि लिखा हुआ करता था, जो इतिहासकार उसको कार्बन विधि के द्वारा मतलब कि या अपना कि मतलब पूरा लिपि है अथवा लेखन शैली है उसके आधार पर जो मतलब पता करते हैं। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में जो मतलब जो लिखा कैसे जो जिसको पढ़ा नहीं जाता था तो उसको मतलब क्या तो इतिहासकार क्या लेखन के आधार पर उसको जानते थे हाँ कौन समय के था। जैसे 250 ईसा पूर्व में ये अ है ना, ये अ ऐसे लिखा जाता था। ठीक, फिर बाद में 500 ईसा पूर्व में ये अ इस प्रकार बन गया। तो इस प्रकार से मतलब लेखन के आधार पर जानने लग गया कि हाँ ये काल में ये बर्तन बना। ठीक, अभिलेख लिखा गया, ऐसे पता हुआ करता था, मतलब इतिहासकार पता करते थे। प्राचीन अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। वहाँ का जो प्राचीन अभिलेख है जो प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृतिक भाषा क्या, जैसे
आप जाएंगे वन जाते हैं तो वन में देखिएगा कोई कोई ऐसा पेड़ रहेगा जो घुमा रहेगा, मतलब कि जैसे कोई पेड़ का जो टहनी है वो टहनी कभी एक्स बना रहेगा तो कभी मतलब कि गोल रहेगा तो कभी ऐसे रहेगा। तो ये सब प्राकृतिक भाषा, मतलब वही प्राकृतिक भाषा, तो उसी से कुछ कुछ वर्ड सब निकले हैं। ठीक, प्राकृतिक उन भाषाओं को कहा जाता है जो सामान्य जो जन सामान्य भाषा होती थी, और प्राकृतिक वह भाषा हुआ जो अधिकतर जगह यूज मतलब कि भाषा बोली जाती थी। इस अध्याय में अजात शत्रु और अशोक के जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, और इस शास्त्र में जो लिखे गए हैं अजात शत्रु जैसे या अशोक है उस सब का नाम प्राकृतिक की भाषा में मिले हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृतिक अभिलेखों से हुए हैं और यह नाम प्राकृतिक अभिलेख से मिले। ठीक, आपको यहाँ तमिल और पाली और संस्कृत जैसे भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि उस समय पाली संस्कृत ये सब भाषा तमिल यूज हुआ करता था, क्योंकि इन भाषाओं को अभिलेख में लिखा, मतलब ये सब भाषा क्या है अभिलेख में मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे लेकिन इनका प्रयोग लेखन कार्य में नहीं किया, मतलब अन्य भाषा भी हुआ करता था पर इनका प्रयोग लेखन कार्य में क्या हुआ करता था, तो नहीं हुआ करता था। आप जानते हैं जनपद का अर्थ, तो जनपद, तो यहाँ देख लीजिए जनपद, तो जनपद का अर्थ क्या होता है, तो जन मतलब जनता, पद मतलब कोई ना कोई उसका स्थान, तो जनपद का अर्थ है ऐसा भूखंड जहाँ पर कोई जन मतलब बोले जनता या कुल या जनजाति अपना गांव रखता, मतलब पाँव रखता है अथवा बच जाता है। मतलब कोई जनपद क्या होता था, कहीं दूसरे जगह गया और वहाँ पर बस गया। ठीक, तो इन शब्द का प्रयोग प्राकृतिक एवं संस्कृत दोनों में मिलते हैं। ठीक, तो ये जनपद का अर्थ है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख एक चीज़ और, ये सब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझना या मतलब जानना ज़रूरी है। उसके बाद ओलीगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों का एक समूह के हाथ में होती थी। मतलब ओलीगार्की उसे कहते हैं या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ पुरुषों का शासन हुआ करता था। अपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा वह एक समूह शासन ही था, यद्यपि इसका नाम अलग था। मतलब जो पहले मतलब हम पढ़े हैं क्या, जो हड़प्पा के बारे में जो वहाँ का कुछ शासन हुआ करता था तो वह लोगों मतलब पुरुष का ही शासन हुआ करता था, लेकिन उसको वहाँ ओलीगार्की अनुशासन मतलब समूह शासन नहीं कहते थे, उसको अलग कहते थे। समूह शासन बोले ना गण और संघ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप जानते हैं 16 जनपद में प्रथम जो जनपद मगध जो काफ़ी शक्तिशाली हुआ करता था। ठीक, 16 महाजनपदों में प्रथम मगध हुआ करता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो आधुनिक बिहार, मगध क्या है आधुनिक बिहार, अभी बिहार में है, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। देखिए उस समय जितने भी सबसे शक्तिशाली जितने भी अभी जैसे राज्य है, भारत के 28 राज्य हैं, तो जितने भी 28 राज्य नहीं हुआ करता था, लेकिन जितना भी राज्य हुआ करता था 4-5 राज्य हुआ करता था, जिनमें से मतलब कि सबसे शक्तिशाली बिहार को ही माना जाता था, क्योंकि बिहार में जैसे बौद्ध धर्म अशोक बहुत बड़े बड़े जो राजा हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे बिहार में, तो इसलिए सबसे शक्तिशाली बिहार को ही माना जाता था। पर अभी ऐसा समय आ गया है कि यहाँ का जो राजनीति के कारण मंत्री सब या जितना भी है नेता सब बिहार को इतना पिछड़ा राज्य बना दिए, इतना बेकार बना दिए हैं, आप जानते ही होंगे। या एक मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती है। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो शुरू से अंत तक समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको थोड़ा भी कहीं डाउट लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करना है आपको। ठीक, और शेयर करना, अपने आसपास के फ्रेंड्स को बताना। देखिए बताने से आपको हम जानते हैं ताकि उसको तो फ़ायदा हो जाएगा और हमें भी हो जाएगा, इसलिए आप अपने दोस्तों को कम से कम शेयर कीजिए। दूसरे
दूसरे यह है कि लोगों की खादानें आधुनिक झारखंड जो वहाँ का जो खादान हुआ करता था, जैसे लोहा के खादान कहाँ है तो झारखंड में हुआ करता था, जो कि बिहार में था पहले, वो आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल हुआ करता था। तो वहाँ का खादान, लोहा का खादान झारखंड में था, जो कि बिहार में बोले ना, बिहार में था, जिससे हथियार बनाना बहुत सरल था, मतलब बहुत सिंपल काम था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। और जंगली क्षेत्र में है तो वहाँ पर हाथी था, जो कि सेना के काम करते थे, मतलब जो एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियाँ से आवागमन सत्ता का सुलभ होता था, और रास्ता भी वहाँ गंगा और उसके जो छोटे मोटे उपनदियाँ थे उसका मतलब उसके द्वारा जो आवागमन हुआ करता था, मतलब जाने आने का जो वहाँ का जो जैसे सेना सब हुआ करता था उसको बहुत सुलभ था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता के कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। लेकिन आरंभिक जो जैन शुरुआती जो जैन धर्म था और बौद्ध धर्म था, उसके लेख से पता चलता है कि मगध की महत्ता जो मगध की सबसे महत्ता, मतलब मगध के बारे में बहुत खास बात है। तो उसके कारण विभिन्न शासकों ने उसकी नीतियाँ बताया। उसका इन अभिलेखों के अनुसार बिंबिसार अजातशत्रु और महाजनपद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महाकांक्षी शासक हुआ करते थे, और इनके मंत्री इनके नीतियों लागू किया करते थे। ठीक, लेकिन कुछ अभिलेख शुरुआती अभिलेख में मिलता है वहाँ जो बिंबिसार जैसे अजातशत्रु हुआ करते थे, जो महाजनपद तो वहाँ के प्रत्येक प्रसिद्ध राजा जो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते, महत्वाकांक्षी हुआ करते थे, और उनके मंत्री ही उनका मतलब नीति अर्थात रूल नियम बनाते थे। प्रारंभ में राजगाह आधुनिक बिहार को राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, यह प्राकृतिक नाम है, मगध की राजधानी हुआ करता था पहले। यह रोचक बात है कि इन शब्द का अर्थ राजाओं के घर, मतलब कि जो राजगीर है, राजगीर का अर्थ होता है राजाओं का घर। ठीक, पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थित है। ठीक, तो शुरुआती में जो राजगीर हुआ करता था, वहाँ राजगीर में सभी राजा रहते थे, इसलिए राजगीर को नाम प्राकृतिक भाषा है, क्योंकि राजगीर का अर्थ ही होता है राजाओं का घर। ठीक, उसके बाद में जो वहाँ का जो जितने भी शहर हुआ करते थे, जितने भी जो राजधानियाँ हुआ करते थे, उसको किले बंद किया मतलब कर देते थे। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पटना को राजधानी बनाया गया, जिसको पाटलिपुत्र को, जिसको अभी पटना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में जानते हैं। अब एक आरंभिक राज्य, और आप जानते हैं शुरुआती साम्राज्य के बारे में, मतलब शुरुआती जो वहाँ का राज्य या शासकों के बारे में। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। देखिए, आप इतिहास पढ़ेंगे ना तो आप सही से राजनीति समझ पाएंगे, सभी नेता के बारे में जान पाएंगे, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है इतिहास। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री बन गया अभी। ठीक, तो हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसको समझना पड़ता है, इसको समझिएगा तभी मतलब मज़ा आएगा पढ़ने में। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए उसको फेवरेट बना लीजिए। ठीक, अभी आप सही से इसको समझें, सही से जाने हैं, तब ना आगे मतलब कि मज़ा आता है पढ़ने में, आगे जानने में। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे। लगभग 300 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ था। उसका शासन पश्चिमोत्तर से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। और जो मौर्य साम्राज्य था उसका शासन कहाँ तक? तो पश्चिम से उत्तर के बीच, मतलब पश्चिम से उत्तर के मतलब के बीच हुआ करता था, जो कि अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला था मौर्य साम्राज्य। ठीक, तो मौर्य ये सब्जेक्टिव में आएगा। मौर्य की स्थापना लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ का था। इसका कौन सा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इनके पौत्र जो चंद्रगुप्त के मौर्य है, उनके जो पौत्र है, ठीक, जो पोता जिसको कहते हैं, जो अशोक हुआ करते थे, जिन्होंने
आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिसे आधुनिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता था। कलिंग मतलब कलिंग जो अभी उड़ीसा में, उड़ीसा के नाम से कलिंग, जो आधुनिक उड़ीसा को भी कहते हैं, जो कलिंग पर विजय प्राप्त की। और जो मतलब जो युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, तो कलिंग पर विजय प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो लड़ाई हुआ था किसके साथ था, अशोक के साथ। तो वहाँ जो कलिंग है, कलिंग पर अपना क्या किया, तो चढ़ाई कर दिया था। उसके बाद हम मौर्य वंश के बारे में जानते हैं। तो मौर्य वंश, ठीक, तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। मतलब इसकी रचना के लिए जो मौर्य वंश की जो इतिहास और इसकी रचना के लिए इतिहासकार ने क्या किया, तरह तरह के प्रकार का प्रयोग किया, जिनमें से पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है। विशेषतया मूर्तिकला, मतलब उसका कुछ प्रमाण भी मिले हैं, कुछ लेख भी मिले, कुछ मूर्ति भी मिले हैं। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है। वहाँ का जो पुनर्निर्माण, वहाँ का जो इतिहास है, वह कुछ अभिलेख भी मिले, जिसको फिर से पढ़कर उसको मतलब कि रचना के लिए बनाया गया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए जो यूनानी राजदूत थे, मतलब चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आए थे, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। ठीक, तो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया एक विवरण मिला जो मौर्य साम्राज्य के बारे में। मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत थे, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक, तो मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत थे, उन्होंने इसके चंद्रगुप्त के बारे में मतलब कि मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखे। आज इसके कुछ अंश भी उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह अर्थशास्त्र है, और एक और स्रोत है जिसका उपयोग किया जाता है जो कि अर्थशास्त्र है। संभवतः इसके कुछ भागों में रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, और अर्थशास्त्र है जिसकी रचना कुछ भाग कौटिल्य ने किया था, कुछ चाणक्य ने किया था। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा अर्थशास्त्र की रचना किसने दिया था। यदि कौटिल्य रहेगा तो कौटिल्य लगा देना, चाणक्य रहेगा चाणक्य लगा देना। जो कि चंद्रगुप्त के मंत्री हुआ करते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त की किसका मंत्री किया करते थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन और बौद्ध पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में मिलती हैं। देखिए आपको बता दूं तो परवर्ती का अर्थ क्या होता है, तो ये परवर्ती मतलब कि क्या है, साथ ही मौर्य साम्राज्यों का उल्लेख परवर्ती जैन मतलब जो बाद में जैन धर्म आया, ठीक, उसमें उल्लेख उसका मिलता। परवर्ती मतलब बाद में। बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय, वाण्ड मतलब जो उसका दिशा होता है ना, वाङ्मय मतलब निंदा। ठीक, तो वाङ्मय में मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी है, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। ठीक, लेकिन इस सब का सबसे ज़्यादा अशोक पर, देखिए अशोक का अधिकतर अभिलेख आपको मिलेगा मतलब पत्थर पे मिलेगा, स्तूप पे। अशोक वह पहला सम्राट था, मतलब राजा था, जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ही ऐसा राजा हुआ था जो कि अपने जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपनी अधिकारियों के लिए जो अपना उसका कुछ संदेश था, उसका जो कुछ नियम था, वह प्राकृतिक पत्थरों मतलब पत्थर पर या उस पत्थर को पॉलिश करके उसको स्तंभ बनाकर मतलब शिला बनाकर उस पर लिखा मतलब कुछ ना कुछ लिखवा दिया करते थे। अशोक ने अपनी अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। धर्म का देखिए एक धर्म, अशोक ने धर्म ही नीति अपनाया जो कि काफ़ी फेमस है और भी जानते हैं। धर्म नीति क्या है, जिसमें किसी को न धमकाना, न किसी को मार, न किसी को मतलब वही उसको ऐसा धर्म नीति मतलब बिना मारे बिना कुछ किए हुए उसको अपने और आकर्षित कर लेना या उस पर अपना चढ़ाई कर देना या उससे अपना बात मनवाना। ठीक, ये धर्म नीति अपनाया था अशोक। इसमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्म और परंपराओं का आदर शामिल है। जो धर्म है उसमें क्या है, जो सभी को बड़े को आदर करना, सम्मान करना, सन्यासी और ब्राह्मण को इज्जत देना, मतलब उदारता, जो सन्यासी और ब्राह्मणों के लिए हमेशा उदारता की भावना रखना, सेवकों और जो दास है उसको सास्य से व्यवहार करना तथा दूसरे धर्म को इज्जत करना, ये धर्म नीति बताता है जो कि अशोक का ही धर्म नीति है।
ठीक। उसका यहाँ पे आप जानते हैं साम्राज्य या प्रशासन, ठीक। तो साम्राज्य और प्रशासन, तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे, राजनीतिक पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र जो कि तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और सुवर्णगिरी थे, जो कि प्रशासनिक वहाँ का मौर्य साम्राज्य थे। उसका कितने राजनीतिक केंद्र थे? तो 5, याद रखिएगा। 5 में से एक पाटलिपुत्र हुआ करते थे, दूसरा तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, चौथा तौसली और 5वां सुवर्णगिरी। इन सभी का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया और ये सभी जो 5 राजनीतिक प्रमुख केंद्र हैं सभी का अभिलेख अशोक के अभिलेख में मिले। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलेगा कि आधुनिक पाकिस्तान और पश्चिमी उत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तरांचल तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्तीर्ण किए गए। यदि हम इसका उल्लेख को अच्छे से पढ़ें तो हमें जानने को मिलता है कि पाकिस्तान जो कि पूर्व से पश्चिम जो प्रांत हुआ करते थे, पूर्व से पश्चिम तक, उसका जितने भी प्रांत जैसे जो आंध्र प्रदेश का, उत्तरांचल का, उड़ीसा का, सब मतलब मिलता है। तो वह एक स्थान जो कि अच्छे तरीके से उसका अभिलेख लिखा गया था, अच्छे तरीके से वहाँ का नियम बना था, उसका उत्तीर्ण संदेश मिलते मतलब संदेश किए जाते हैं। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान होगी? क्या इतने बड़े साम्राज्य की जो वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करता था, क्या एक समान ही होगा? तो होता ही होगा। इतिहासकार और अब इस निष्कर्ष पहुँचे कि ऐसा संभव नहीं कि साम्राज्य में साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े, विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे। इतिहासकार ये भी पता लगाते थे नहीं, इतने बड़े जो साम्राज्य हुआ करते थे इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के भी थे वहाँ का शासन, वहाँ का नीति। ये कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा तटवर्ती क्षेत्र, कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था और उड़ीसा के जो कि उड़ीसा के तटवर्ती, उड़ीसा के जो किनारे जहाँ पर अधिकतर लोग रहते थे तटवर्ती क्षेत्र, उसके बारे में। यहाँ यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों रहा। और यह संभव मतलब कि इतिहासकार मानते हैं कि यह संभव है कि सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक नियंत्रण जो उसका राजधानी हुआ करता था, जो कि मगध हुआ करता था, और उसके आसपास जितने भी प्रांत या उसके जितने भी केंद्र होते थे उस पर होते थे। पर जो दूर का, जैसे अफगानिस्तान की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो वहाँ जो उसका उस पर मतलब कि वहाँ का जो प्रशासनिक सुविधा थी वहाँ ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ करता था। मतलब ये ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया और ये बड़े बड़े केंद्र थे उनका मतलब बड़े ध्यान से उसका मतलब कि अध्ययन किया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पार, स्वर्णगिरी को सोने के पार के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्नाटक में सोने के खदान के लिए सबसे प्रसिद्ध है स्वर्णगिरी, जो कि अभी भी आप एक महीना पहले की बात करें तो स्वर्णगिरी से ही कर्नाटक है, वहीं से अभी सोने के कुछ खदान मिला था, मतलब सोना कुछ मिले थे। ठीक, तो वहाँ मतलब मानते हैं इतिहासकार जो तक्षशिला और उज्जैनी दोनों के बहुत काफ़ी लंबी दूरी थी जो कि व्यापार के लिए किया जाता था। उसके बाद हम जानते हैं एक चीज़ ये जानिए, भाषाएं और लिपि। जानते हैं अशोक के समय वहाँ का जो भाषा और लिपि के बारे में। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृति में हुआ करते थे, जो कि पश्चिमोत्तर से अभिलेख आरामैक और यूनानी भाषा में हुआ करता था। जो पश्चिम से उत्तर तक जितने भी अभिलेख लिखा था जो कि आरामैक और यूनानी भाषा में हुआ करता था। प्राकृतिक के अधिकांश अभिलेख बरहमी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख थे जो कि खरोष्टी भाषा में मिले थे। जो पश्चिमोत्तर के जो अभिलेख मिले जो कि खरोष्टी भाषा में मिले थे और बाकी जो जितने भी स्रोत है जो अधिकतर किस में तो प्राकृतिक भाषा में मिले थे। आरामैक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया जाता है। आरामैक जो लिपि है वहाँ का, जो कि यूनानी लिपि और अफगानिस्तान के कुछ अभिलेख में मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो उसका साम्राज्य थे, साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहता था, जो कि दोनों के मतलब सभी साम्राज्य जितने भी वहाँ का जो राज्य हुआ करते थे दोनों के सही से संचालन के लिए जो बढ़िया मतलब जो रास्ता हुआ करता था सरल, या नदी का यूज़ करते थे, मतलब दोनों का मार्ग आवागमन के लिए यूज़ करते थे, जो कि अत्यंत आवश्यक भी था। राजधानी
या राजधानी के प्रांतों तक जाने के कई सप्ताह या महीने का समय लगता था। राजधानी से अलग प्रांतों तक जाने में कई महीना भी लग जाता था, कई सप्ताह भी लग जाता था। इसका अर्थ होता है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। मतलब जब जाते थे, मान लीजिए राजे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो कई महीने कई सप्ताह लग जाता था, जिससे पता चलता है क्या वहाँ के यात्री जो हुआ करते थे, राजा जाएगा तो उसके पीछे सैनिक भी जाएगा ना, थोड़ा ज़्यादा संख्या में, या उस पर आक्रमण करने के लिए तो काफ़ी संख्या में जाना पड़ता था। तो इससे पता चलता है कि वहाँ का जो खान पान की व्यवस्था लेकर मतलब जाया करता था। उनकी सुरक्षा भी का भी मतलब कि वहाँ मतलब कि उठाना पड़ता था। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा के एक प्रमुख माध्यम होगी। इससे पता चलता है कि सेना है जो कि वहाँ की सुरक्षा के लिए प्रमुख माध्यम होगा। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति 6 उप समितियों का उल्लेख किया। मेगास्थनीज है जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जो लिख रहे थे, जो उन्होंने बताया गतिविधियों के संचालन के लिए जो लिखा, एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था। उसमें जो एक का काम क्या था, जो कि नौसेना का संचालन करना था। तो दूसरी यातायात और खान पान का मतलब संचालन करते थे। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना, चौथी का अश्वारोही और पांचवी का रथारोही का, और छठा का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों और व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल तथा सेवकों के लिए शिल्पकारों की नियुक्ति करना, ये सब बात थी। उसके बाद अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। जो अशोक है वो अपने साम्राज्य को बहुत अच्छा बनाने की प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार भी, धर्म जो बनाया मतलब नीति था, उस धर्म के प्रचार भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर ही पढ़ा, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक हुआ करता था। जो धर्म का जो नियम थे बहुत ही बेस्ट हुआ करता था, सार्वभौमिक हुआ करता था। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा होगा। जो अशोक है उसके बाद जो धर्म है उसके जो लोगों का जीवन पर और इसके बाद जो अच्छा रहा। धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात के नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। धर्म के प्रचार के लिए धर्म के रिलेटेड जो महामात्र के नाम से जो कि वहाँ अधिकारियों को रखा जाता था। उसका मौर्य साम्राज्य कितना वहाँ महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास का एक प्रमुख काल माना जाता है। जो कि जो मतलब जो लेखन लिखा गया था, तो यहाँ मौर्य साम्राज्य है जो इसका इतिहास का एक प्रमुख काल माना जाता है, जो कि आरंभिक इतिहास का। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश थे। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों ने प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक हुआ करती थी, मतलब उत्साहवर्धक लगती थी। साथ ही स्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे गए संदेश अन्य शासकों ने अभिलेखों से भिन्न थे। इनमें यह भी लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक हुआ करते थे। और वहाँ का मतलब देखिए, मानते राजा भी और वहाँ का और मतलब कि अलग राजा भी मानते थे अशोक बहुत शक्तिशाली, वहाँ का जनता भी मानते थे। साथ ही वे बाद उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम से 7 बड़े बड़े उपाधियाँ जोड़ते थे और मतलब कि अशोक के साथ आगे पीछे मतलब कि अलग अलग उपाधि भी लगाते थे। अच्छा राजा रहेगा तो अलग अलग नाम से भी जाना जाएगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा के स्रोत हैं। देखिए अशोक जो राजा हुआ करते थे, अधिकतर राजा हैं मतलब कि ये सब बड़े बड़े राज्य मतलब बड़े बड़े राजाओं के बारे में जानते हैं, बड़े बड़े राजाओं के बारे में मतलब राजाओं के बारे में पढ़ते, तब वे खुद अपने राजा जितने भी अधिकतर नेता है 20वीं शताब्दी के अधिकतर या 21वीं शताब्दी के देखा जाए तो अशोक के ही रूल नियम पर चलते हैं। यदि ऐसा अभी का जो नेता सब चलेंगे तो काफ़ी मतलब अपने राज्य को मतलब अपना जनता को काफ़ी खुश रख पाएंगे। उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, वह
मतलब यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। जो मौर्य साम्राज्य हुआ करता था वह मात्र 150 साल तक ही चल पाया था, जो कि उपमहाद्वीप में ज़्यादा लंबा काल ये नहीं चल पाया था। इसके अतिरिक्त यदि आप मतलब जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में तक ज़्यादा नहीं फैल पाया था। जो मौर्य साम्राज्य है वह उपमहाद्वीप के अधिकतर क्षेत्रों तक नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। मतलब बाद में धीरे धीरे आते नए नए शासक आया, नए नए राजवाड़े स्थापित किए गए। तो मतलब इससे पता चलता है कि साम्राज्य जो वहाँ का मौर्य साम्राज्य थे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए थे। ठीक, उसका जानते हैं सम्राट के अधिकारी जो मतलब अशोक सम्राट के जो वहाँ का अधिकारी थे क्या क्या करते थे। तो मेगास्थनीज के विवरण से एक अंश मिलता है कि साम्राज्य के महान अधिकारियों में कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे। मतलब कुछ अधिकारी नदियों की देखरेख और कोई भूमि मापन का काम करते थे, जैसा कि ब्रिज में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से नहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी मुख्य द्वार का निरीक्षण भी करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके, और ताकि मतलब पानी की जो पूर्ति करते थे और निरीक्षण करते थे, ताकि सब स्थान पर पानी एक समान जा सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते, और कुछ अधिकारी शिकारियों का भी संचालन देखरेख करते थे, और शिकारियों की कृतियों के आधार पर उन्हें इनाम और दंड भी देते थे। और शिकारियों के कृतियों मतलब कि जो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते थे उनको इनाम भी दिया करते थे। वे कर वसूली भी किया करते थे। भूमि से जुड़े व्यापारियों का निरीक्षण भी किया करते थे। साथ ही लकड़हारों और बढ़ई लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण किया करते थे। तो ये आज के कुछ चैप्टर रहा। उसका अगले चैप्टर में हम फिर से इसका पार्ट 2 में बात करेंगे। इसका लगभग पार्ट 2 पार्ट 3 तक बनेगा। पार्ट 3 बनेगा ही, और फिर उसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा वह हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि कोई प्रॉब्लम रह गया या कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।